जय हिंद दोस्तों। मैं हाजिर हूँ कंट्रोवर्सी लेके। दिस इज सेकेंड डे। तो शुरू करते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री इस समय जो है पीट हेगसेथ थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो लोग चर्चा में होते हैं उनके बारे में पूछता है। इस पर देखते हैं, इसमें ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई हैं। 9 मई यानी 9 मई को मतदान विधानसभा के लिए है। केरल में, असम में, पुडुचेरी में। केरल में 140 सीटें हैं विधानसभा की, असम में 126 और पुडुचेरी में 30। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पे स्थिर रखा है। तो अभी एमपीसी की मीटिंग थी। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं और हेडेड बाय संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई गवर्नर हैं। तो ये जो 6 सदस्य हैं वो मौद्रिक नीति को तय करते हैं। देखते हैं इसमें जो रेपो रेट होता है। रेपो रेट का मतलब है कि जो वाणिज्यिक बैंक है वो आरबीआई से लोन लेते हैं, अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक लोन लेते हैं। तो उस पर जो ब्याज दर होती है उससे रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंक कम पैसा ले पाएगा। जो कम पैसा ले पाएगा तो वो कम लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब कम लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा कि मार्केट में तरलता घटेगी, और तरलता घटेगी तो महंगाई घटेगी। लेकिन अगर रेपो रेट बढ़ा देता है, कम कर देता है, तो जब रेपो रेट कम करेगा तो बैंक प्रोत्साहित होंगे अधिक पैसा लेने के लिए। जब बैंक अधिक प्रोत्साहित होंगे पैसा लेने के लिए तो वो ज़्यादा लोन बांटेंगे। जब ज़्यादा लोन बांटेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई को महंगाई को एक ब्रैकेट होता है 4 ± 2%, यानी उसको टारगेट करता है 4% होना चाहिए महंगाई। और ±2 यानी अगर +2 करेंगे 6, -2 करेंगे तो 2 और 6% के बीच में उसको रखना पड़ता है आरबीआई को, ताकि ग्रोथ भी होता रहे और बहुत ज़्यादा महंगाई भी ना हो। और आर्थिक वृद्धि दर की बात करें 26-27 में आरबीआई ने अनुमान लगाया कि 6.9% का आर्थिक वृद्धि दर भारत प्राप्त करेगा। भवानीपुर चर्चा में, भवानीपुर पश्चिम बंगाल में एक कॉन्स्टिट्यूएंटी है, एक सीट है जहां पर जिसके लिए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने उन्होंने पर्चा भरा है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट की तो काफ़ी चर्चा में इस समय। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 अप्रैल। उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 में छठा जो आयोजन होने वाला है, ये लखनऊ में आयोजित होगा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में। इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया और इसका विषय है विकसित कृषि विकसित भारत @2047 के लिए कृषि में बदलाव। विकसित कृषि विकसित भारत @2047 कृषि के लिए कृषि में बदलाव। अब बढ़ते अगली खबर के लिए वो है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम सितंबर 2023 में संसद ने पारित किया। तो इसका उद्देश्य था कि विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण दिया जाए। तो जो लक्ष्य है ये कहा गया था उस समय कि 2019 जो लोकसभा और 2000 थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, आप जो देख पा रहे हैं इसमें। एक सेकंड बता दूं मैं आपको। ये देखिए, ये 2019 नहीं, यहाँ पर 2029 होना चाहिए। 2029 ये कट कर लीजिएगा, यहाँ पर 2029 में होगा। कहा गया 2029 में लोकसभा और तत्पश्चात विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करना। लेकिन जो है ये देखिए 2029 की बात करनी है तो सही कर लीजिएगा 2029 है यहाँ पर। तो चर्चा हो रही है कि 16 अप्रैल को संसद के पटल पर रखा जाएगा और नारी शक्ति वंदना अधिनियम
के विषय में आगे जो सरकार कुछ करती है तो आई विल कंटिन्यू टू यू। एनसीईआरटी को यूजीसी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है, और जब किसी संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है तो वो अपनी डिग्री, अपना पाठ्यक्रम, अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकता है। तो स्नातक से पीएचडी तक डिग्री हम एनसीईआरटी दे पाएगा। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। कमला कलाई 2 ये जल विद्युत परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं एनबीएस, पोषक तत्व आधारित योजना। तो पोषक तत्व आधारित योजना 2010 से लागू है। ये पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है। इसमें 28 किस्मों पर दी जाती है सब्सिडी। जो उर्वरक की 28 प्रकार की किस्में होती हैं उन पर सब्सिडी सरकार देती है। तो आपको बस ये याद रखना कि एनबीएस जो पोषक आधारित योजना है, न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम है, कब से लागू है? 2010। इसमें 28 किस्मों पर सरकार सब्सिडी देती है। और कुछ जो फेमस उर्वरक है उसमें देखिए डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, और एक टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। अब बात करते हैं खरीफ फसल की। खरीफ फसल की जो बुआई होती है, याद रखिए जेएस याद रखिए। जे का मतलब है जून या जुलाई में बोई जाती है, और एस मतलब सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। और ये जो बोने क्रम है दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ इसे बोया जाता है। और जिससे फसल है धान, यानी चूँकि इस समय पानी ज़्यादा होता है तो ऐसी फसलें बोई जाएंगी जो जिनमें पानी की आवश्यकता रहेगी। काली बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है। अभी ESZ चर्चा में आया है इसी बाघ अभयारण्य को लेकर। ESZ का अर्थ होता है पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र। सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास सूचित किया गया है। फिर यूरोपीय यूनियन, इसमें वर्तमान में 27 राष्ट्र शामिल हैं, और यूरो जोन में जो राष्ट्र हैं वो हैं 20, यानी 27 में से 20 राष्ट्र जहाँ पर यूरो एज अ करेंसी यूज होती है। और यूरोप में अगर मान्यता प्राप्त देशों की संख्या देखी जाए वो है 44। मुद्रा योजना बात करते हैं तो मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसमें अगर बात करें तो सिडबी इसको देखता है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ है। अमेरिका और इजराइल ने 28 अप्रैल 2026 को ईरान पर हमला किया था। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 28 अप्रैल, चूँकि जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इससे काफ़ी प्रभावित रहा है। तो 28 अप्रैल 2026 डेट याद रखिए, जब ये अटैक स्टार्ट किया अमेरिका और इजराइल ने। इसमें ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, विक्रम मिश्र इस समय विदेश सचिव हैं भारत सरकार में, और ये अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। और इनका जो काम है द्विपक्षीय व्यापार और पश्चिम एशिया पर संकट को पे लोग डिस्कशन करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में होगा, और भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है ये आपको आगामी जो भी प्रतियोगिताएं हैं, जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स है वहाँ आपके लिए अनिवार्य होगा, आपके लिए अवश्यंभावी होगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। और कुछ आपकी क्वेरी हो, किस संबंध में जानकारी चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको जो है उस विषय पर आपको वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।